हेलो एवरीवन। अभ्यास सीरीज के इस नए लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम इंडियन पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इन सीरीज के लेक्चर्स को देख रहे होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होंगे। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो हमारी प्लेलिस्ट है फ्री ऑनलाइन क्लासेस की, आप उसको फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, इन पर्टिकुलर एमसीक्यूज की मदद से हम आपको बेसिकली कंसेप्ट्स को रिवाइज करवा रहे हैं और आपकी क्वालिटी प्रैक्टिस में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया है एपीएससी एग्जाम को या ईयू एग्जाम को अच्छे से टारगेट करने का। तो इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिए और कोशिश करिए कि यहां पर आप इसको एक कंपटीशन की तरह देखें कि भाई आपको इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमारे साथ, और आपका जो भी स्कोर बनता है वो अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। अब दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएससी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आपके पास ये हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का होनी चाहिए। बिकॉज इस गाइड बुक में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, डिकोडेड सिलेबस कि भाई एग्जैक्टली पढ़ना क्या है वो आपको इस गाइड बुक में पता लगेगा। इसके साथ साथ सॉल्व पीवाईक्यूज, भाई एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। और सबसे जरूरी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो कि आपको हेल्प कर सकती है एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो ये गाइड बुक आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, गाइड बुक टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की, जहां पर मैं आपके लिए नए 10 पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। एंड दोस्तों, हमेशा की तरह यहां पर भी मैं आपको यही चैलेंज दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपने अपना स्कोर कैलकुलेट करके मुझे बताना है लास्ट में कि भाई आउट ऑफ 25, क्योंकि हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का है। तो आपको एंड में मुझे अपना स्कोर बताना है आउट ऑफ 25 कि भाई कितने नंबर आप लोगों ने लिए हैं। हर राइट क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स जोड़ लीजिएगा, और अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत है मेरे आंसर से, तो आपको अपने लिए 0.833 मार्क्स की पेनल्टी भी लगानी है। तो नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके आपने एंड में मुझसे अपना स्कोर शेयर करना है। तो रेडी है आप सब? ये एक टेस्ट है आप लोगों का कि भाई आपको कितनी अच्छी पॉलिटी आती है। और ये एक टेस्ट नहीं है, केवल आपको एक जरिया दिखा, ये भी एक नजरिया है कि भाई हम कैसे किस लेवल पे जो है अभी हमारा स्टैंड है और हम इसे किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इसको ना सिर्फ टेस्ट लीजिएगा बल्कि एक इंप्रूवमेंट का साधन भी मानिएगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स सोर्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अपना सोर्स रखता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, तो इनमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने हैं। तो आपको बताना है कि भाई वो कौन सा प्रोविजन है जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? रूल ऑफ लॉ दिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया गया है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है और हम फेडरेशन प्रिंसिपल्स को भी जो है फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ स्टेट्स भी है और उनकी भी कुछ जो है उनके पावर्स हैं। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कि भारतीय राष्ट्रपति का किस तरीके से चुनाव होता है, ये भी हमें एक प्रोविजन कहीं से मिला है। क्या ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, वो भी हमें चेक करना है। देन इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कि भाई इंडियन प्रेसिडेंट को जो उनके ऑफिस से रिमूव करने का प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया है, क्या वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आपको मुझे बताना है कि भाई इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमने इनकॉर्पोरेट किया है फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, आई होप आप अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बहुत हाई लेवल पे है और आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ पे ही बेस्ड है। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है, इसका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो प्रोविजन हमने इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनकॉर्पोरेट किया है, ना कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कि भाई फेडरेशन प्रिंसिपल तो हमने फॉलो किया है लेकिन हमने सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना दिया है। दोस्तों, ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में कहीं ना कहीं फेडरेशन और जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पे, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है पावर्स में। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन हमने कहीं और से लिया है। कहां से लिया है? दोस्तों, ये हमने लिया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका जो सोर्स है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। अब आता है कि भाई हमने जो चुनाव किया है अपने इंडियन प्रेसिडेंट का, उसका जो प्रोसीजर है वो कहां से लिया है। तो अगेन ये जो चुनाव वाला प्रोसीजर है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। नो डाउट इंपीचमेंट वाला प्रोविजन जो है इंडियन प्रेसिडेंट का
वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट ये हमने आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये तीनों हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहां पर ना आपको क्या सीख मिलती है कि डिफरेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो सोर्स है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लिए हैं, हमने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से लिया है, सोशलिज्म वाली जो टिंज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहां से आई है, इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू वाला प्रोविजन कहां से, क्योंकि वो भी अगेन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए, वो भी अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स जो है उनका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। इसके अलावा जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस का, वो प्रोविजन हमने कहां से लिया, अगेन वो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई किन प्रोविजंस का सोर्स एक्चुअल में क्या है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर याद है तो बहुत बड़ी, वहां पर दिमाग नहीं लगा पाओगे या सोच नहीं पाओगे। ठीक है, सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जो कहीं ना कहीं किसी सोर्स से लिए गए हैं, आपको उनका सोर्स पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको पता लगे कि भाई क्वेश्चन जो है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 जो है रोटेट करने चाहिए, आपके दिमाग में घूमने चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार और। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ओके, एक डीपीएसपी है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, अगेन एक डीपीएसपी है, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिंग फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल डीपीएसपी में प्रोविजन है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, है ना, तो ये पब्लिक हेल्थ के बारे में बात है, ये भी एक आर्टिकल हमारे डीपीएसपी में है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव आर द गांधीयन प्रिंसिपल दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको ये बताना है कि जो 4 डीपीएसपी हमने ऊपर मेंशन कर दिए हैं, इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल से मैच करता है, फिर गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। गांधीयन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल, वो डीपीएसपी जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, कहीं ना कहीं गांधी जी की फिलॉसफी से मैच करते हैं। तो अब आपको इसका आंसर देना है कि भाई कौन से ऐसे डीपीएसपी हैं इन चारों में से जो कि गांधीयन फिलॉसफी का पार्ट है। तो सर आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई डीपीएसपी क्या है। देखो, डीपीएसपी एक ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन के लिए हमने जो है इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और डीपीएसपी जो है वो 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिए हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डिवाइड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीजन नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नहीं, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 कैटेगरी में जो है डीपीएसपी को डिवाइड नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ डीपीएसपी को आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में मेंशन कर दिया है, लेकिन बेस्ड ऑन की उन डीपीएसपी में क्या कंटेंट है उसके बेसिस पे हमने 3 आइडियोलॉजी के ऊपर उन डीपीएसपी को क्वालिफाई कर लिया। वो पहली आइडियोलॉजी का है सोशलिस्टिक डीपीएसपी, वो डीपीएसपी जो कहीं ना कहीं सोशलिज्म या फिर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं। तीसरा जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल, वो डीपीएसपी जो कि कहीं ना कहीं एक मॉडर्न या मॉडर्निस्टिक या फिर लिबरल जो है आउटपुट को या फिर अप्रोच को जो है मैच करते हैं। तो अब आपको बताना है कि भाई गांधीयन, लिबरल इंटेलेक्चुअल और सोशलिस्टिक में से जो डीपीएसपी हमारे आर्टिकल 36 से 51 या फिर इन कैटेगरी में है, उनमें से कौन से गांधीयन से मैच करते हैं। तो दोस्तों जब मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये हमारा पहला है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल भी याद कर लेते हैं यहां पर साथ में। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमें विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और इनको वो सारी पावर दे देनी है ताकि ये सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की तरह फंक्शनिंग कर पाए। सिंपल सी बात है। अब ये जो प्रोविजन है कौन सी आइडियोलॉजी से ज्यादा मैच खाता है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भाई गांधी जी का हमेशा से जोर रूरल डेवलपमेंट पे था और कहीं ना कहीं वो कहते थे भाई जो रूरल एरिया है वही कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट का मेन प्लैंक होना चाहिए, और वो विलेज पंचायत की फॉर्मेशन के ऊपर बहुत जोर देते थे और कहते थे कि भाई इनको इंपावर करो। तो यहां पर ये जो प्रोविजन है या जो पहला ऑप्शन है कहीं ना कहीं हमारा मैच करता है गांधीयन फिलॉसफी से और ये हमारे आंसर का पार्ट होना चाहिए। तो जहां जहां 1 आ रहा है वो हमारे आंसर का पार्ट होगा, हम बाकी को एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट की जानकारी नहीं लेनी है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक भी समझनी है। सेकंड प्रोविजन क्या है, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन दी रूरल एरियाज। देखिए अगेन गांधी जी की फिलॉसफी यही थी कि भाई इनको इंपावर करो, यहां पर ही आप उद्योग लगाओ, कुटीर उद्योग लगाओ, लघु उद्योग लगाओ, तो कॉटेज इंडस्ट्री उन्हीं का पार्ट है। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारे कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मेरे हिसाब से आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी हमारा गांधीयन फिलॉसफी से मैच करता है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें बी और डी में से क्वेश्चन का आंसर चूज करना है। अब जो पूरी गेम है वो कौन से प्रोविजन पे आ गई है, थर्ड प्रोविजन पे। भाई अगर वो डीपीएसपी है गांधीयन फिलॉसफी का तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो आंसर बी हो जाएगा। सिक्योरिंग फॉर सिटीजंस ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो प्रोविजन है
इसको कहीं ना कहीं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल माना जाता है, थोड़ा मॉडर्निस्टिक अप्रोच मानी जाती है यहाँ पर। और ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल से मैच नहीं करता, गांधी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करी थी, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या आ गया, आर्टिकल 1 एंड 2 बी आंसर हमारा आ गया। लेकिन हम ये वाला प्रोविजन देखते हैं, फोर्थ वाला प्रोविजन, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इंडियन पीपल, ये क्या है हमारा आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्टिकल 47 की दो पार्ट है, एक पार्ट जो है वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से मैच करता है, और जो सेकंड पार्ट है कि भाई हमें प्रोहिबिट करना है द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर, वो गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है। तो यहां पर जो पहली लाइन है ये हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, और जो सेकंड पार्ट है इस आर्टिकल का, ड्रग्स एंड लिक्वर को प्रोहिबिट करने वाला, वो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है। अगर वो होता है यहां पर तो हमारा आंसर 1, 2 एंड 4 होता है, बट अगर वो नहीं है तो हमारा आंसर 1 एंड 2 ओनली होगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आया होगा और मजा भी आया होगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following statements regarding the office of the speaker is correct? देखिए ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा यहाँ पे बेसिकली क्लियर टर्म में आना चाहिए। आपको लोकसभा के स्पीकर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। तो एक बहुत ही पावरफुल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कहीं ना कहीं गार्जियन ऑफ द पावर्स ऑफ लोकसभा कहीं ना कहीं हमारे स्पीकर साहब ही है। तो इनके रिगार्डिंग आपको अच्छे से पढ़ लेना, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं स्पीकर के ऊपर। अब जैसे क्वेश्चन है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पहले तो करेक्ट है। तो करेक्ट हमने बोल्ड कर लिया, क्योंकि हमें कई बार यहाँ पर इनकरेक्ट भी देखने को जाता है, इनकरेक्ट यहाँ पर नहीं पूछा है अभी, बट हमें इसको फिर भी बोल्ड रखना है। देखो पहली स्टेटमेंट है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट है हिज सैलरी एंड अलाउंस आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। ओके। सी है he loses his office if the house is dissolved before the ends of its normal tenure. He can be removed from the office by a resolution passed by the Lok Sabha by an ordinary majority. तो यहां पर अब आपको कुछ जो है अपने दिमाग से खेल खेलना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच पाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो है नहीं, और बहुत सारी नॉलेज को आपकी टेस्ट कर रहा है स्पीकर के रिगार्डिंग। तो चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। He hold office during the pleasure of the Indian president. देखिए याद रखिए कि जो भी पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रोल बहुत बड़ा है, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो कहीं ना कहीं किसी और के प्लेजर पे अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं करती है। उसकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है कि भाई इसको किसी और के प्लेजर पे हम ऑफिस नहीं दे रहे हैं, इसकी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं कि भाई तू इस तरीके से नहीं रिमूव किया कि भाई किसी और की विम्स एंड फैंसीज पे तुझे रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो हमारा स्पीकर है, क्योंकि बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो इसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, इसको हम ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। और इसी पे हम एक बार ऑप्शन डी भी रिमूव जो है चेक कर लेते हैं कि इसको फिर कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए अगर लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी और ऑर्डिनरी मेजोरिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी का मतलब क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर प्रेजेंट है लोकसभा में उस दिन और जो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी अगर मेजोरिटी है तो वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है कि भाई टोटल मेंबरशिप ऑफ द जो हाउस है उसकी मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल लोकसभा की मेंबरशिप अगर 543 है करंटली, तो 543 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, अगर ये मेजोरिटी है तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, क्योंकि वहां पर हम हाउस की मेजोरिटी की बात करें, ना कि मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग की मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहां पर हमने उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव करने वाला प्रोविजन ऐड कर रखा है, ना कि ऑर्डिनरी मेजोरिटी से रिमूव करने वाला। एक और स्पेशल मेजोरिटी होती है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, जिसके थ्रू हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन पे। बट यहां पर क्या आपने ध्यान रखना है कि भाई एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रिमूव करते हैं एक लोकसभा के स्पीकर को, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब हमारा ऑप्शन बी और सी में आ गया। His salary and allowances are fixed by the parliament। बिल्कुल सही है कि भाई पार्लियामेंट इनकी सैलरी फिक्स करता है और टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती हैं, बट पार्लियामेंट ही एक एक्ट बना के सैलरी इनको जो फिक्स करता है और वो चार्ज होते हैं ऑन द कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, सी वाली। क्यों इनकरेक्ट है दोस्तों? कि जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है अपनी टर्म से पहले, तो उस केस में स्पीकर अपना हाउस अपनी पोजीशन वैकेट नहीं करता है। स्पीकर टिल दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा अपने ऑफिस पोस्ट पे बना रहता है, लेकिन जैसे ही न्यू लोकसभा इलेक्ट होती है, प्रोटेम स्पीकर आता है, तो उस केस में पुराना स्पीकर फिर अपनी पोस्ट से हट जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि डिसॉल्व होने के बाद जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो जाती, जब तक पुराना स्पीकर कंटिन्यू करता है अपनी पोजीशन पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। राइट स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन बी। आगे बढ़े, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अब आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया है, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया है। आपको बताना है कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसके रिगार्डिंग इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहां पर पहले तो करेक्ट को मैं बोल्ड कर लेता हूं। पहली स्टेटमेंट क्या है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके,
ही मस्ट, देखो मस्ट देखते ही चौकन्ने हो जाना है, क्योंकि जहां भी एक एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो वहां पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने इसको बहुत केयरफुली जो है ऑब्जर्व करना है कि मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भाई जो क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होनी चाहिए अपॉइंट होने के टाइम पर, वही क्वालिफिकेशन एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास होनी चाहिए। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगेन मस्ट यहां पर आ गया है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट बाय पार्लियामेंट। अब आपको मुझे बताना है कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आंसर पे पहुंच चुके हो तो होशियार हो तुम, अगर नहीं पहुंचे हो तो कोई बात नहीं, अभी होशियार हो जाओगे थोड़ी देर में। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एकदम सही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस स्टेटमेंट में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और ये बहुत आपको क्लियर टर्म में पता भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 अगर हमारा सही है तो यहां पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी एंड सी। हमारा 1 एंड 2 और 1, 2 एंड 3 के बीच में डाउट आ गया। तो अगेन थर्ड स्टेटमेंट जो हमारी क्रिटिकल हो गई, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारा अब ऑप्शन ए या बी डी ही सही रहेगा, और दोनों में 2 आ रहा है तो 2 तो ऑटोमेटिकली सही होगा। अगर आपको डाउट था भी ना तो भी आपका डाउट यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, भाई 2 तो सही है ही है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो बचे हैं एलिमिनेट होने के बाद उनमें 2 आ रहा है। बट दोस्तों आपको यह पता जरूर होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है, कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर एक हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हो, या फिर एक एडवोकेट हो 10 साल तक। तो ये प्रोविजंस आपकी क्लैरिटी आपके माइंड में हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो, अगर कंसेप्ट रिपीट हो गया तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, राइट। तो 2 स्टेटमेंट सही है। अब ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, एक एमपी होना जरूरी है। ये स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगी, डुअल ऑफिस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। और ही कैन बी रिमूव, नहीं, इंपीचमेंट से रिमूव नहीं होता है, तो नॉर्मली प्रेसिडेंट साहब कभी भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर खुद भी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकता है। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमने अपने पिछले एक लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कवर किया था, जहां पर मैंने इसको अच्छे से कवर भी किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा हो, नहीं देखा है तो शायद पहला पार्ट है, आप उसको देख भी लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट करना है तो ये प्रोसीजर कौन स्टार्ट करने की पावर रखता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो अगेन देखो क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पहला ही पॉइंट याद कर रखा है कि भाई अमेंडमेंट अगर प्रोसीजर स्टार्ट करना है तो ये प्रोसीजर या तो लोकसभा स्टार्ट कर सकती है या राज्यसभा स्टार्ट कर सकती है, इनके अलावा और कोई स्टार्ट नहीं कर सकता। स्टेट के पास तो पावर ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की। यहां पर उनके पास तो अगर पार्लियामेंट कई बार फेडरल प्रोविजन रिगार्डिंग अगर प्रोविजन एक बिल भेज दे तो उनके पास पावर आती है, बट अदरवाइज कोई पावर नहीं है, इनिशिएट करने की पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हमारी सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही ऐसी एंटिटीज हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के प्रोसीजर को स्टार्ट करने की पावर है। ये तीनों ही वो पावर होल्ड नहीं करती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगेन क्लैरिटी है दोस्तों, ये प्रोविजन रटे होने चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि जो कि मैं आपको फ्रेश बना के दिखा रहा हूं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारे पुराने यूपीएससी पेपर्स में आ रखे हैं। मेरा पर्पस है आपको अच्छे क्वेश्चंस के रिवीजन करवाना। हम धीरे धीरे लेक्चर में इन क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज भी करते रहेंगे ताकि आप बेसिक से एडवांस लेवल पे पहुंच सको। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provision regarding the Anti-Defection Act? जो दल बदलू को प्रिवेंट करने के लिए एक्ट बनाया गया था कि भाई आयाराम गयाराम वाला कल्चर हमने एंड करना है, 1960s में बहुत पॉपुलर था, तो उसके लिए एक एंटी डिफेक्शन एक्ट आया। कब आया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्ट आया 1985 में। कौन सी अमेंडमेंट से आया, 52nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। अब इसने कौन सा शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया वो आपको पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन एक्ट इक्वल टू विच शेड्यूल, तो यहां पर आपको आंसर पे पहुंचना है सेकंड शेड्यूल। देखो सेकंड शेड्यूल किससे रिलेट करता है कि भाई इमोल्यूमेंट्स जो हो गए, प्रिविलेजेस जो हो गए डिफरेंट डिग्निटरीज के, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के, उनसे डील करता है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेट करता है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। 8th शेड्यूल बहुत ही पॉपुलर शेड्यूल है, किससे रिलेटेड करता है, लैंग्वेज से रिलेट करता है, 22 लैंग्वेज से रिलेट करता है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो ऑटोमेटिकली 10th शेड्यूल, 9th 10th 11th 12th शेड्यूल बाद में आए हैं। 8th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली थे, तो जो 9th 10th शेड्यूल है जो कि हमारी 52nd अमेंडमेंट है 1985 की, ये डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। दोस्तों अगेन देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको डिफरेंट अमेंडमेंट्स
उनसे कौन से शेड्यूल आए हैं वो पता होना। जैसे शेड्यूल 11 किससे रिलेट करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कौन सी अमेंडमेंट से आया है? 73rd अमेंडमेंट से। शेड्यूल 12 किससे रिलेट करता है? म्युनिसिपैलिटीज। कौन सी अमेंडमेंट से आया है? हमारी 74th अमेंडमेंट से। 18 फंक्शनल आइटम कंटेन करता है रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटीज। शेड्यूल 11 29 फंक्शनल आइटम्स जो है कंटेन करता है रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो अगेन ये पॉइंट आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए। इन फैक्ट्स को आपको रट लेना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, मैं हर लेक्चर में क्वेश्चन डीपीएसपी के आर्टिकल के ऊपर पक्का करवाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर एंड लेबर लॉ के लिए भी और पॉलिटी के लिए भी। तो हम यहां पर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आपको बताना है कि भाई कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि डील करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, कि भाई अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन जहां पे एक आदमी काम करके जो है मजा ले, जिसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो ग्रो कर सके, और प्लस मैटरनिटी रिलीफ के रिगार्डिंग जो है प्रोविजन की बात करी गई है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 39A। तो यहाँ पे काफी क्लोज ऑप्शन देते हैं और सारे के सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं हमारे कहां से रिलेट कर रहे हैं? यहाँ पे ज्यादातर आर्टिकल हमारे रिलेट कर रहे हैं विद दी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, और एक आर्टिकल हमारा गांधीयन प्रिंसिपल वाला है, वो है आर्टिकल 43। हम पहले भी कवर कर चुके हैं इस लेक्चर में इसको, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। ये तो कॉटेज इंडस्ट्री से रिलेटेड वाला जो है आर्टिकल है, गांधीयन फिलॉसफी वाला है, तो ये हमारा वर्कर से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमें तीन के बीच में जो है डिस्कशन करनी है कि इन तीन में से कौन सा हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो यहां पर आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने की जो नॉलेज है वो भी यहां पर काम आने वाली है। अगर आपको ये पता है कि भाई एक बार एपीएफसी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो वो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है तो आपको एक और ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, वो है आर्टिकल 43A फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं आर्टिकल 39A। देखो, जहां भी ए बी आर्टिकल में लग रहा है ना, ये आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बाद में ऐड किए गए, और ये आर्टिकल है फ्री लीगल एड टू पुअर वाला आर्टिकल, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा ऑप्शन बी। कोई डाउट नहीं है? आई होप मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following is part of the electoral college for the election of the president of India? ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि इनमें से कौन सा पार्ट है मतलब पार्टिसिपेट करता है इन दी प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फॉरम फॉर इस इंपीचमेंट, कि बस उसको रिमूव करने के फॉरम का पार्ट नहीं बनता है। देखिए, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना एक प्रॉपर प्रोसीजर वाला जो है काम है, और यहां पर कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, उसको इंपीच करने का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और वहां पे भी कुछ एंटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कौन सी ऐसी बॉडी है जो उसके इलेक्शन के टाइम पे तो पार्टिसिपेट करती है लेकिन इंपीचमेंट के टाइम पे पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में सबसे पहले इलेक्शन का प्रोसीजर आना चाहिए, इलेक्टोरल कॉलेज आना चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? आप इंग्लू पे गिनिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा, दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तीसरा कि भाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहां भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके भी इलेक्टेड मेंबर, और जो दिल्ली और पुडुचेरी है उन जो यूनियन टेरिटरी है उनकी भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके भी इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर लोकसभा भी पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्शन प्रोसीजर के प्रेसिडेंट के। तो ये हमारे आंसर का पार्ट वैसे भी नहीं बनेगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ये डिफाई कर रहा है। अब हमें इन तीनों में से चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता इन द इंपीचमेंट प्रोसेस। हमें सेकंड स्टेटमेंट को अब सॉल्व करना है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट साहब की इंपीचमेंट के प्रोसीजर में, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। और यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्पाइट बीइंग द पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फोरम फॉर इंपीचमेंट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, तो हमारे आंसर का पार्ट बनेगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ एक ही टाइम पार्टिसिपेट करते हैं, वो है इलेक्शन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ी माइंड की जो तरंगे हैं वो भिनभिनाई होंगी और माइंड का जो स्कोप है वो बढ़ा होगा। अब लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे ब्यूटीफुल ब्लेंड है यूनिटरी फीचर का और फेडरल फीचर का। यूनिटरी फीचर जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाते हैं, सेंटर को ज्यादा पावरफुल करते हैं, और फेडरल फीचर जहां पे स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, जहां पे स्टेट्स को भी पावर दी गई है। आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो कि यूनिटरी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की तरफ जा रहा है।
रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं, ठीक है, हर पावर को क्लियरली डिफाइन कर दिया है, स्टेट की पावर को भी और सेंटर की पावर को भी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फेडरल टिंज ज्यादा है। अगर मैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो इतना मजबूत बनाया गया है, इतना रिजिड बनाया गया है कि सेंटर अपनी मर्जी से उसको कभी भी अमेंड नहीं कर सकता है। तो अगेन स्टेट्स के लिए थोड़ा प्रॉफिट है, तो फेडरल प्रोविजन हमारा हो गया। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो जो चेक कर रही है कि भाई कहीं भी सेंटर अपने दम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना कर दे, तो ये भी प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी। तो अगेन किसके लिए बेनिफिशियल है? फेडरल स्टेट्स के लिए। तो ये दोनों हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो ऑटोमेटिकली फेडरल प्रोविजन की डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आपने स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को मना कर दिया, आपने बोला कि भाई एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सेंटर पे भी अप्लाई होगा और थोड़ा सेंट्रल के जो है ज्यादा प्रोविजन होल्ड करता है और स्टेट्स पे भी लागू होगा, तो कहीं ना कहीं स्टेट्स के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये प्रोविजन कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर का पार्ट माना जाता है, ना कि फेडरल फीचर का। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। एंड दोस्तों यहां पर हमारे 9 क्वेश्चन सोल्व हो गए और अब आपके लिए लास्ट एक होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देके बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इनमें से कौन से डिस्प्यूट या फिर कौन से प्रोविजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर भी आते हैं, उनके दायरे में भी आते हैं और हाई कोर्ट के दायरे में भी आते हैं। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर भी मुझे बता दीजिएगा कि आउट ऑफ 25 आपका क्या स्कोर बन रहा है, कितने नेगेटिव हुए, कितने पॉजिटिव हुए, ताकि हम अब उस पर इंप्रूवमेंट करने के बारे में सोच सके। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही कंटेंट को हमने कवर किया है हमारे डिफरेंट कोर्सेज में, आप उनका भी पार्ट बन सकते हैं। हमारा मास्टर कोर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ एपीएससी ईओ एग्जाम, यहाँ पर आपको कंप्रेहेंसिवली सब चीजों को कवर करवाया गया है। और दोस्तों सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहां पर हम आपको जो कंपोनेंट आपने यूपीएससी में नहीं पढ़े जैसे जीएसएन क्यूआरई, उनकी कवरेज कंप्रेहेंसिवली करवाई गई और जीएसएन क्यूआरई के आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए गए। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों इन कोर्सेज में अगर आपने एनरोल करना है या फिर इनकी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।